नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। और ये सेशन जो है डेटा स्ट्रक्चर के लिए है। और डेटा स्ट्रक्चर यहाँ बोलेंगे तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डेटा साइंस के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये सेशन जो है वो एक्सक्लूसिवली है झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए। इस झारखंड माध्यमिक आचार्य का एग्जाम सितंबर तक हो जाएगा। हम लोग अपने YouTube चैनल आशुतोष तिवारी सर कंप्यूटर पे फ्री क्लासेस चला रहे हैं, जहां पर हर संडे और वेडनेसडे को कंप्यूटर साइंस, मंडे और थर्सडे को AI कोडिंग, ट्यूसडे फ्राइडे को डेटा साइंस और GS पेपर 1 में, जनरल स्टडीज पेपर 1 में कंप्यूटर का पेपर भी आएगा। तो सैटरडे को कंप्यूटर अवेयरनेस का क्लासेस चल रहा है। ये डेली रात 9 बजे आता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इसको ज्वाइन करिए और आप एग्जाम की तैयारी शुरू करिए। मकसद यही है कि भैया हर झारखंडी के घर में एक सरकारी नौकरी हो, क्योंकि भैया झारखंडी तभी बढ़ेगा जब उसके पास नौकरी होगी और इसी प्रदेश में नौकरी होगी, क्योंकि दूसरे प्रदेश में जाने पे कोई फायदा है नहीं। आपको इसी प्रदेश में नौकरी मिलेगा, आप यहीं रहेंगे, अपने घर रहेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे और साथ ही साथ 3 पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। आप बढ़ेंगे, आपके बच्चे बढ़ेंगे और आपके माँ बाप को भी अच्छा जीवन मिलेगा। इसी मकसद के साथ हम इस चैनल पे बच्चों को पढ़ाते हैं और यही हमारा इंटेंशन भी है। आज आपके क्लासेस में हम लोग डेटा साइंस पढ़ेंगे। डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी, ये भी एक पेपर है कंप्यूटर साइंस के लिए, जो आप और हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी चला रहे हैं। BPSC आने वाला है, तो BPSC TRE 4 के लिए भी हमारे यहाँ क्लासेस हैं, फ्री में हैं, YouTube पे, कोई पैसा नहीं लग रहा है। इसके अलावा इसी साल के अंत में माफी चाहते हैं, केंद्र विद्यालय आने वाला है और EMRS आने वाला है। नवोदय मैं लिख रहा था, लेकिन नवोदय का कंफर्म अभी तक नहीं आया है, लेकिन KVS इस बार होगा और EMRS का मीटिंग हो चुका है। नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है। तो हम लोग आने वाले टाइम में EMRS और KVS के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे फ्री में। मकसद यही है हमारा, नौकरी हर झारखंडी के घर हो और कंप्यूटर की वजह से किसी का पेपर ना रुके। प्रैक्टिस सेशन के तौर पे हम लोग 1100 MCQs चला रहे हैं सीरीज। पहला सीरीज जो है कंप्यूटर साइंस के लिए रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी संडे को रिलीज होगा हमारा MCQ सीरीज और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी हमारा सीरीज चल रहा है, वो आप वहां पे देख सकते हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट से जुड़िए, देखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका स्वागत है आज नई सीरीज में। इस नए सीरीज में हम लोग डेटा साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इस सीरीज को जानने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग पुराने लेक्चर्स को भी जरूर देखें। पुराने लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? तो पुराने लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर जुड़िए। हमारा ग्रुप लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, आप उसमें ऐड हो जाइए। हम आपको वहां पे PDF प्रोवाइड करते हैं, आप उस PDF को डाउनलोड करिए, पढ़िए, लेकिन PDF के साथ साथ नोट्स भी जरूर बनाइएगा। सिर्फ PDF से काम नहीं चलेगा, नोट्स बनाएंगे तो वो रिवीजन का भी काम करेगा। आप हमारे इंस्टा पे भी जुड़िए। इस इंस्टा पे हमारा चैनल का नाम यही है, आशुतोष तिवारी सर कंप्यूटर। वहां पे भी आपको सेशंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन से। तो आज का टॉपिक जो हमारा स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन क्या है? तो ये डेटा इंटीग्रेशन जो है, इट्स अ टेक्निक दैट अलाउज मर्जिंग डेटा फ्रॉम वेरियस डिस्पैरेट सोर्सेस टू मेंटेन अ यूनिफाइड व्यू ऑफ द डेटा। यानी अलग अलग सोर्सेस से डेटा को इकट्ठा करके एक जगह दिखाना जो है, वही कहलाता है डेटा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट कहता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज्ड मेनली फॉर मर्जिंग वेरिंग डेटा ऑफ अ कंपनी। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इसका इस्तेमाल क्यों होता है? तो अलग अलग से जो डेटा इस्तेमाल हुआ है या अलग अलग जो डेटा इकट्ठा हुआ है किसी कंपनी का, उसको एक जगह इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, इन अ कॉमन यूनिफाइड फॉर्मेट। इकट्ठा कैसे करें? तो एक फॉर्मेट में कर लें। और क्या करें, क्यों करें? तो फॉर कंबाइनिंग डेटा ऑफ मोर देन वन कंपनी टू मेंटेन कॉमन डेटा सेट।
ताकि एक कॉमन डेटा सेट मेंटेन हो सके। द टास्क इज कॉम्प्लेक्स। डेटा इकट्ठा करना और एक जगह यूनिफाई करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। क्यों? क्योंकि एज द डेटा सोर्सेस इन रियल लाइफ आर हेटेरोजेनस, क्योंकि जो रियल लाइफ में डेटा है वो अलग अलग जगह से आता है। इससे क्या होता है, एंड दिस रेजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ assimilating द डेटा ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स इनटू अ कॉमन फॉर्मेट टू बी स्टोर्ड इन अ यूनिफाइड डेटा सोर्स। इसका मतलब होता है कि जो डेटा हमारे डेली लाइफ में मिलता है वो हेटेरोजेनस होता है। हेटेरोजेनस का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप का होता है, इसीलिए हमें अलग अलग टाइप को डेटा का एक जगह इकट्ठा करना होता है। तो जब अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा एक जगह इकट्ठा होता है तो अलग अलग फॉर्मेट का भी होता है, तो उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होता है। सपोज करिए पीडीएफ भी इकट्ठा हो गया, सीएसवी फाइल भी इकट्ठा हो गया, एक्सेल भी इकट्ठा हो गया, वर्ड फॉर्मेट भी इकट्ठा हो गया, टेक्स्ट फाइल भी इकट्ठा हो गया, पीपीटी भी इकट्ठा हो गया, अब मान लीजिए जेपीजी भी इकट्ठा हो गया, पीएनजी भी इकट्ठा हो गया। तो ये क्या हो गए, सारे अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो आप जब डेटा इंटीग्रेट करते हैं तो वहां ध्यान रखते हैं कि भैया हम लोग डेटा फॉर्मेट एक जैसा हो वहीं पे अरेंज कर ले। अगर कोई नया फॉर्मेट आ गया तो फिर उसके लिए आपको एक नया अरेंजमेंट पैटर्न बनाना पड़ेगा। डेटा इंटीग्रेशन को समझने के लिए ये एक डायग्राम भी दिया हुआ है, यानी अलग अलग सोर्स से डेटा आता है और एक यूनिफाइड स्टोरेज पर सेव हो जाता है। ठीक है, एक अलग कुछ एस्पेक्ट्स को जानते हैं हम लोग डेटा इंटीग्रेशन के बारे में। तो ये कहता है वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कंसीडर फॉर डेटा इंटीग्रेशन इज टू हैंडल डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, तो रिपीटेशन ऑफ डेटा। रिपीटेशन ऑफ डेटा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रिडंडेंसी। तो हमें ध्यान रखना होता है कि जब डेटा आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक ही डेटा बार बार ना कलेक्ट हो, ठीक है, अलग अलग डेटा है। redundant data can be detected using the concept of correlation analysis। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही जैसा डेटा आ गया है, कलेक्ट हो गया है, तो अब कैसे पहचानेंगे? तो अगर रिडंडेंट डेटा आ गया है, एक ही डेटा कई बार आ गया है, तो उसको पहचानने के लिए हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस का यूज करते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस में अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो देयर आर सेवरल मेथड्स यूज्ड इन कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस में अलग अलग मेथड्स होते हैं टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को पहचानने के लिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, तो ये एक वैल्यू होता है बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 के बीच में जो वैल्यू होता है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे अंदर भी आता है। कैसे आता है ये हम लोग पढ़ेंगे। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इट मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो अगर दो वेरिएबल्स हैं मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो स्टडी करने के लिए क्या यूज होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट कहता है वन ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब दूसरा जो है एक स्टैंडर्ड मेथड भी है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालने के लिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालने का जो स्टैंडर्ड मेथड है वो है कार्ल पियर्सन्स का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है। तो कार्ल पियर्सन्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो ये है, तो आपको इसको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हमें असुविधा है समझने में। हम नई स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, और लेकिन मकसद यही होगा कि मेरी बात जन जन तक पहुंचे, हर कोई कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट समझे। इससे इजी टेक्निकल पढ़ाने का तरीका मुझे नहीं लगता है कि कोई अडॉप्ट कर पा रहा होगा। ये मेरा अभिमान नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम सबसे इजीएस्ट वे में पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज मुझे यहाँ पे टेक्स्ट करिए, व्हाट्सएप पे कॉल करिए, फोन करिए, जो सुविधा करे, एसएमएस करिए, लेकिन बताइए। हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। इसलिए हमारे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ रहे हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेटा इंटीग्रेशन टेक्निक। डेटा इंटीग्रेशन के क्या क्या टेक्निक है, तो 5 टेक्निक होते हैं। ये पीपीटी बनाने में गलती हो गई मेरे से, 1 2
3, 4 और 5। पहला क्या हो गया? वर्चुअल इंटीग्रेशन। दूसरा क्या हो गया? फिजिकल डेटा इंटीग्रेशन। तीसरा क्या हो गया? एप्लीकेशन बेस्ड इंटीग्रेशन। चौथा क्या हो गया? मैनुअल इंटीग्रेशन। पांचवा मिडिल वेयर इंटीग्रेशन। तो डेटा इंटीग्रेशन के ये कुछ टेक्निक्स हैं, आपको याद रखने। आइए इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। वर्चुअल इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इस वर्चुअल इंटीग्रेशन को हम लोग यूनिफॉर्म डेटा एक्सेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो लेट्स द डेटा बी व्यूड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स सिस्टम, यानी डेटा को एक सिंगल सोर्स सिस्टम से देखते हैं, बट द एंटायर डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन अ सिंगल लोकेशन। हम एक सिंगल सोर्स सिस्टम से जरूर देखते हैं, लेकिन जो डेटा होता है वो एक जगह से स्टोर नहीं होता या एक लोकेशन पे स्टोर नहीं होता, अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर होता है। ठीक है, डेटा वर्चुअलाइजेशन कैन प्रोवाइड अ यूनिफाइड व्यू ऑफ डेटा टू कस्टमर्स अक्रॉस अ प्लेटफॉर्म विदाउट मेंटेनिंग अ सेपरेट स्टोर फॉर द कंसोलिडेटेड डेटा। डेटा वर्चुअलाइजेशन से क्या फायदा होता है? तो मान लीजिए अलग अलग लोकेशन पे जो डेटा है उन सब को इकट्ठा करके किसी एक कस्टमर को, यानी जिसको रिक्वायरमेंट है, उसको दिखाया जा सकता है। बेसिकली इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो एडवर्टीजमेंट वाले कंपनीज में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे गूगल पे सर्च करिएगा, मान लीजिए आप गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि एक पायलट का V5 पेन है, एग्जाम्पल है मान लीजिए, तो हो सकता है अमेजन पे 60 रुपए का हो सकता है फ्लिपकार्ट पे 65 का हो सकता है स्नैपडील पे 50 का ही मिल रहा हो, मीशो 40 में ही मिल रहा हो। तो जब गूगल पे आप सर्च करेंगे तो देखिएगा वहां ऑप्शन आता है कि भैया यहाँ 60 का है, यहाँ 65 का, यहाँ 50 का, यहाँ 40 का है। ठीक है, तो अलग अलग जगह से डेटा लाकर वो दिखाता है, वही है डेटा विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट कहता है, however this method is used there is a limited possibility of accessing data history and version management। यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है कि डेटा हिस्ट्री को एसेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और वर्जन को मैनेज कर वर्जन मैनेजमेंट जो होता है वो भी मुश्किल है। तो वर्जन मैनेजमेंट क्या होता है? तो जो पुराने डेटाज हैं, पुराने डेटा का जो पार्ट है उसको ढूंढ पाना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट है फिजिकल डेटा इंटीग्रेशन। फिजिकल डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है? तो दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन डेटा स्टोरेज। इसको हम लोग कॉमन डेटा स्टोरेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इट मेंटेन्स अ कॉपी ऑफ डेटा फ्रॉम द सोर्स टू अ न्यू सिस्टम। क्योंकि ये कॉपी मेंटेन करता है। मान लीजिए आप एक नए सिस्टम में मूव कर रहे हैं, तो नए सिस्टम में वो डेटा आएगा ही, लेकिन जो पुराना सिस्टम था या पुराना लोकेशन था वहां पे भी स्टोर रहेगा। हियर द कलेक्टेड इंटीग्रेटेड डेटा फ्रॉम सेवरल सोर्सेस is stored and managed by the new system instead of the source system। तो जब आप उसको नए सिस्टम पे ले आते हैं तो नए सिस्टम के द्वारा ही वो मैनेज होता है। दिस अप्रोच इज टिपिकली फॉलोड बाय डेटा वेयर हाउस सिस्टम। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? डेटा वेयर हाउस सिस्टम्स में किया जाता है। डेटा वेयर हाउस सिस्टम्स क्या होते हैं? तो लोकेशन फॉर कलेक्शन ऑफ अनफिल्टर्ड डेटा। अनफिल्टर्ड यानी डेटा को जब उठा के कहीं से भी लाते हैं तो वो अनफिल्टर्ड होता है। तो अनफिल्टर्ड डेटा का जो कलेक्शन पॉइंट होता है उसी को हम लोग डेटा वेयर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन बेस्ड इंटीग्रेशन। ये क्या होता है? तो दिस टेक्निक टेक्स द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस to implement the integration process of collecting and storing data in a unified single storage system। एप्स का यूज करके डेटा को इंटीग्रेट किया जाता है और एक सिंगल पॉइंट पे सेव करते हैं। कौन कौन से ऐप हो सकते हैं चर्चा करेंगे हमें। दिस टेक्निक हैज लिमिटेड यूज कंपेयर टू फिजिकल डेटा इंटीग्रेशन। इस टेक्निक का इस्तेमाल कम होता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका किया जाता है? तो फिजिकल डेटा इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है मैनुअल इंटीग्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन यूजर इंटरफेस। इसको हम लोग कॉमन यूजर इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। is largely used for assessing information that is available on the internet। तो इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हासिल करने के लिए हम लोग मैनुअल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। द एंटायर डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन अ सिंगल लोकेशन फॉर यूनिफाइड डेटा एक्सेस, रादर द सोर्स सिस्टम
इज यूज टू एक्सेस द रिक्वायर्ड वेब पेजेस। यानी सारा डेटा जो होता है मैनुअल इंटीग्रेशन में एक जगह नहीं होता, वो वेबसाइट्स पे यानी वेब पेजेस के तौर पे इकट्ठा किया, वेब पेजेस के तौर पे लिखा होता है। अब उन्हीं वेब पेजेस को हम एक्सेस करते हैं CUI, कॉमन यूजर इंटरफेस के थ्रू। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है वेब स्क्रैपिंग का भी, तो याद रखेंगे वेब स्क्रैपिंग क्या होता है। तो वेब स्क्रैपिंग का मतलब भी यही होता है, मैनुअल इंटीग्रेशन की तरह काम करता है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। अलग अलग वेबसाइट से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है हम उसको कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। नेक्स्ट कहता है मिडिलवेयर डेटा इंटीग्रेशन। मिडिलवेयर डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है? तो दिस टेक्निक hands over the integration process from a particular application to a new middleware layer। एप्लीकेशन से हम लोग पास कर देते हैं कहाँ पे? मिडिलवेयर लेयर पे। यानी यहां पर क्या होता है, अगर कोई ऐप का इस्तेमाल करके डेटा सेव हो रहा होगा तो उसको पास कर देते हैं मिडिलवेयर लेयर। घबराना नहीं है, जो शब्द समझ में नहीं आ रहा है उसको हम समझाएंगे, सारे फीचर्स को पढ़ाएंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। द एप्लीकेशंस डू नॉट फुल्ली इंप्लीमेंट द इंटीग्रेशन लॉजिक बट पार्शियली पार्टिसिपेट इन डेटा इंटीग्रेशन। यानी जो मिडिल लेयर बनता है वो कंप्लीटली एब्सोल्यूटली इंटीग्रेट नहीं होता। तो क्या होता है? पार्शियल पार्टिसिपेशन, ठीक है, पार्शियल पार्टिसिपेशन करता है डेटा इंटीग्रेशन। कैसे करता है जानते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क। डेटा इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे काम करता है? तो डेटा इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क इन्वॉल्व्स टू कैटेगरीज ऑफ प्रोसेसेस। यानी डेटा इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क, डेटा को इंटीग्रेट करने का जो तरीका होता है उसमें दो प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा? द फर्स्ट कैटेगरी इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द डेटा रिक्वायरमेंट एंड सॉल्यूशंस। पहले कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है या पहचाना जाता है या डिटरमाइन किया जाता है डेटा रिक्वायरमेंट्स के, और उस रिक्वायरमेंट का कौन सा सॉल्यूशन है। डेटा रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है? तो स्टडिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, डिटरमाइनिंग डेटा एंड क्वालिटी नीड्स, डेटा प्रोफाइलिंग, performing a data quality assessment based on business requirements, etc etc etc। यानी स्टडिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस का क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है, डेटा क्या है, डेटा क्वालिटी क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। डेटा प्रोफाइलिंग, डेटा प्रोफाइलिंग का मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा इकट्ठा करना है, कौन कौन से PDF फॉर्म में होगा, JPG फॉर्म में होगा, यानी किस किस फॉर्मेट में होगा वो रखा जाता है। डेटा क्वालिटी का असेसमेंट करते हैं कि भैया जो डेटा है वो जेन्युइन है या नहीं, फेक तो नहीं है, काम का है या ऐसे बेकार पड़ा है या बेकार है, इन सब का एनालिसिस किया जाता है। सेकेंड कैटेगरी क्या होता है? तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस यूज्ड टू फिजिकली एक्यूमुलेट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। इसमें क्या होता है? मल्टीपल सोर्सेस से डेटा को इकट्ठा किया जाता है एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और उस डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यानी जरूरत के हिसाब से सेव या कंट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। वो डेटा इस लायक हो जो कंट्रीब्यूशन में आया है कि भैया वो एक डिसीजन लेने के लायक हो, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अगर डेटा में आ जाए तो वो कहलाता है कि वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। आई रिपीट अगेन, एक डेटा को मीनिंगफुल कब मानते हैं? जब उस डेटा का इस्तेमाल करके एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाए मशीन के अंदर, तो हम लोग उसको डेटा इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मानते हैं। नेक्स्ट, अब डेटा जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि भैया जो सेकंड कैटेगरी था, फिजिकली एक्यूमुलेट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी आपको फिजिकली कलेक्ट करना है और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में लाना है। ये कैसे करेंगे ये हमें जानना है, ठीक है। तो वही पॉइंट कहता है द प्रोसेस यूज्ड टू फिजिकली एक्यूमुलेट द डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। वो प्रोसेस क्या है जिससे कि हम फिजिकली डेटा को मल्टीपल सोर्सेस से ला सकते हैं एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और उसको हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकें। टू बी यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेस।
कौन कौन सा प्रोसेस है? पहला है डेटा प्रिपरेशन, दूसरा है डेटा फ्रेंचाइजिंग, तीसरा है डेटा एंड मेटा डेटा अरेंजमेंट। पहले हम बता देते हैं मेटा डेटा क्या होता है। मेटा डेटा को हम लोग बिग डेटा भी कहते हैं। क्या होता है ये? कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिग डेटा कहते हैं। तो मेटा डेटा और बिग डेटा में कंफ्यूजन ना रखें, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, या हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम व्यस्त रहते हैं, तो व्यस्तता के कारण आपके कॉल्स को ना अटेंड कर पाए, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है, आप आराम से उस पर कॉल कर दीजिए। जैसे ही हम उस फ्री होंगे आपको वापस से उस पर कॉल करके हम जवाब दे देंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर बताइए कि क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा हमें, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अब डेटा इंटीग्रेशन के लिए कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए कुछ कॉमन टूल्स जो है मार्केट में चलते हैं। पहला जो है वो इन्फॉर्मेटिका है, ठीक है? प्रोवाइड्स एडवांस्ड हाइब्रिड डेटा इंटीग्रेशन। ये हाइब्रिड डेटा इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। मेन फीचर क्या है? इंटीग्रेटेड है एंड कोडलेस एनवायरनमेंट है। इसमें आप दूसरे ऐप से, वेबसाइट से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट का है हाइब्रिड डेटा इंटीग्रेशन, प्रोवाइड्स इट्स ओन सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज। यानी यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट अपना सर्वर देती है, उसी सर्वर से आपको अपने डेटा को कनेक्ट कर देना। आई होप सर्वर आप लोग समझते होंगे। सर्वर का मतलब क्या होता है? सेंट्रल डेटा स्टोरेज लोकेशन, सेंट्रल डेटा स्टोरेज लोकेशन, सेंट्रल डेटा स्टोरेज लोकेशन, ठीक है? अब उसी सर्वर को अगर इंटरनेट से एक्सेस किया जा सके तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्लाउड बोलते हैं। तो क्लाउड भी 4 तरीके का होता है। क्या होता है डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट है टैलेंट। टैलेंट क्या करता है? तो इंटीग्रेट्स डेटा विथ यूनिफाइड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट टूल्स। वो इंटीग्रेट करता है डेटा को, ठीक है, यूनिफाइड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट टूल्स। नेक्स्ट हमारे पास है सॉरी, इसका जान लेते हैं फीचर क्या है। ये ओपन है, यानी ओपन का मतलब क्या होता है कि आप इसमें, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ इसके कोड्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है? तो आप कोई भी बदलाव चाहें तो उसके सोर्स कोड में भी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है स्केलेबल आर्किटेक्चर। स्केलेबल का मतलब होता है इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 5 टाइम्स फास्टर देन मैप एंड रिड्यूस, ठीक है? ये फास्टर है किससे? मैप और रिड्यूस से। नेक्स्ट है ओरेकल। ओरेकल क्या होता है? ये क्लाउड बेस्ड डेटा इंटीग्रेशन है। अभी मैं बता रहा था ना, यानी रिमोट सर्वर होता है, कहीं दूर रहेगा, आप उसको इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास इसमें पूछा जाए कि क्लाउड बेस्ड डेटा इंटीग्रेशन में क्या क्या फीचर्स हैं, तो मशीन लर्निंग एंड एआई कैपेबिलिटीज होता है पहला। दूसरा डेटा माइग्रेशन है। डेटा माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह डेटा आप ले आ सकते हैं। मशीन लर्निंग क्या होता है, इसकी बात अगर हम लोग करें तो मशीन लर्निंग में मशीन खुद से काम करना सीखता है। मशीन खुद से काम करना सीखता है। वो पॉसिबल कैसे है? तो वो पॉसिबल है, मशीन लर्निंग में 2 तरीके के अप्रोचेस होते हैं। मशीन लर्निंग के 2 तरीके से अप्रोचेस होते हैं। पहला रूल बेस्ड अप्रोच होता है एक मशीन के लिए, और दूसरा जो होता है वो होता है लर्निंग बेस्ड अप्रोच के लिए। लर्निंग बेस्ड अप्रोच, तो दोनों के लिए हम लोग डेटा देते हैं कंप्यूटर को या मशीन को। तो डेटा कैसे हो सकता है? तो रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड, इसका भी एक क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है वो आपको हम बताएंगे यहाँ पे आने वाले क्लासेस में, ठीक है? नेक्स्ट ये कहता है कि अक्रॉस हाइब्रिड एनवायरनमेंट्स, यानी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे यूज कर सकते हैं। डेटा प्रोफाइलिंग एंड गवर्नेंस, डेटा को सेग्रीगेट करना हो अपने हिसाब से,
या उस पर कोई भी मैनिपुलेशन करना हो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक IBM का इंटीग्रेशन टूल होता है, डेटा इंटीग्रेशन फॉर स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब होता है कि एक स्पेशल फॉर्मेट हो या स्पेशल डेटा सेट हो। ठीक है, स्पेशल डेटा सेट कौन सा हो सकता है? तो कलेक्शन ऑफ डेटा हो सकता है एक्सेल शीट में, HTML फॉर्म में, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है? तो कोई फिक्स्ड या फॉर्मेट में, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट में अगर डेटा का कलेक्शन नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होता है। दूसरा डेटा प्रोफाइलिंग ये भी कर सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन है, मशीन एनरिचमेंट भी इसके अंदर है। अब आप पूछेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? तो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि एक ही प्रोसेसर है, ठीक है, वो क्या करता है, डेटा को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ देता है और प्रोसेसर के अलग अलग हिस्सों को असाइन कर देता है। तो सपोज करिए ये डेटा का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो पार्ट 1 ये एक्सेस कर रहा होगा, पार्ट 2 ये, पार्ट 3 ये, पार्ट 4 ये, पार्ट 5 ये, ऐसे ऐसे क्या होगा, प्रोसेसर के अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि प्रोसेसिंग फास्ट होगा, लास्ट में इकट्ठा करके आउटपुट दिखा दिया जाएगा। तो पैरेलल प्रोसेसिंग जब प्रोसेसर करता है तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। समझने में असुविधा है तो कंप्यूटर बेसिक्स का एक क्लास चल रहा है, आप उसका वीडियो देख लीजिए। और जो बच्चे यहाँ पे डेटा साइंस की क्लासेस कर रहे हैं, हम उनसे सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिले तो AI का भी चलते फिरते वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर्ड डेटा का, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का, ये सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे रिग्रेशन का बात होगा, क्लासिफिकेशन का बात होगा, ये सब भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप वहाँ चेक करके भी सीख सकते हैं, वहाँ पे हम पढ़ाए भी हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो वंस द डेटा इज क्लीन्ड एंड इंटीग्रेटेड, एक बार डेटा इंटीग्रेट हो गया है तो इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट आर इजियर टू बी एनालाइज्ड। एक बार जब डेटा इकट्ठा कर लिए हैं तो हम लोग उसको रेंज में क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, एक कंपनी का उदाहरण लिया गया है, एज वैल्यू फॉर एम्प्लॉइज कैन बी विद इन द रेंज ऑफ 20 to 25 ईयर्स। 20 से 25 साल में डेटा को क्या किया गया है, यहाँ पे एक रेंज बना दिया गया है। ठीक है, वेयर एज सैलरी वैल्यूज फॉर एम्प्लॉइज कैन बी विद इन 10,000 से 1 लाख। ठीक है, तो इसका रेंज क्या है, 10,000 से 1 लाख तक है। तो ये रेंज में कर दिया एडजस्ट। दिस इज डन एज द वैल्यूज फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन आर फाउंड टू बी इन अ वैरिड रेंज ऑफ स्केल्स। ये इसलिए किया जाता है ताकि वैल्यू को अलग अलग रेंजेस में सेग्रीगेट कर सके। और आपको पता है कि जब वैल्यू अलग अलग रेंजेस में सेग्रीगेट हो जाता है तो फिर डेटा अरेंजमेंट आसान हो जाता है और डेटा पहचानना भी आसान हो जाता है। कौन कौन से डेटा फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स हैं, आइए उनको जानते हैं। तो बेसिकली 6 हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, यानी अगर आप एमटेक MCA कर रहे होंगे या किए होंगे तो बेसिकली यही 6 तरीके बताए जाते हैं। तो हम लोग उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे भी प्रोसेसेस को जानेंगे। तो पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीस्केलिंग डेटा। दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइजिंग डेटा। तीसरा बाइनराइजिंग। चौथा स्टैंडर्डाइजिंग। पांचवा लेबल एनकोडिंग। सिक्स्थ वन हॉट एनकोडिंग। इन सब का मतलब क्या होता है? तो आइए हम लोग जानते हैं रीस्केलिंग डेटा के बारे में। मैं दोस्तों फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, PDF पढ़ने से कुछ नहीं होगा, नोट्स आपको बनाना ही बनाना है। तो साथ ही साथ एक नोट पैड रखिए, कॉपी रखिए, सारे चीजों को लिखते चलिए। रिवीजन का रिवीजन, हैंड रिटन नोट्स का हैंड रिटन नोट्स। मेहनत करेंगे तो जीत निश्चित है, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो आप साथ चलकर देखिए, रिजल्ट गारंटीड है। ठीक है, आप कोई भी डाउट है प्लीज आप हमको इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, फॉलो करिए। आप हमारे व्हाट्सएप लिंक में ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, मैसेज करिए, फोन करिए, कॉल करिए, जैसी इच्छा हो आप अपना रिव्यू जरूर दीजिए। आई एम ओपन टू फीडबैक्स। हम अपने व्यूअर्स से सुनना चाहते हैं
ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स, जैसे ऋषभ करके हमारे व्यूअर हैं, हमेशा हमको फोन करते रहते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। एक सिद्धार्थ है, वो भी फोन करते रहते हैं। हर दूसरे दिन इन बच्चों का फोन आ जाता है कि सर क्या पढ़ें, कहाँ तक पहुंचे और क्या जाने। हम चाहते हैं कि हर कोई ऐसे डिस्कशन करे। आप बिल्कुल कॉल करिए, हम अवेलेबल हैं आपके लिए। हाँ, हम इसके अलावा भी थोड़े से व्यस्त रहते हैं अपने कार्यों को लेकर सुबह वर्किंग आवर्स में, लेकिन जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि सर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। हम आपको जरूर कॉल करेंगे, हम पर्सनली कॉल करते हैं, कोई टीम से कॉल नहीं जाएगा आपको। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज जरूर फीडबैक शेयर करिए, पढ़िए, बताइए कि सर हमको ये डाउट है, तभी मेरे इस वीडियो का मकसद पूरा होगा। वरना क्या फायदा इस वीडियो का बनाने का। आप भी अपने घर में हैं, हम भी अपने घर में हैं, शाम का वक्त है, हम लोग आराम से बिता सकते थे, लेकिन जुनून है कि आपके भविष्य को बदलना है। मेरा सीधा सा फैक्टर है कि भैया हर गरीब आदमी आगे बढ़ेगा, और यहां पर आप विश्वास मान लीजिए, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला आपको। अब देखिए, रीस्केलिंग डेटा की हम लोग बात करें तो रीस्केलिंग डेटा क्या होता है। तो व्हेन डेटा एनकम्पासेस एट्रीब्यूट्स विद वेयरिंग स्केल्स, many statistical or machine learning techniques prefer rescaling the attributes to fall within a given scale। अब उसमें क्या होता है, जब डेटा के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के, तो जब डेटा के अंदर अलग अलग तरीके के फीचर्स आ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, रीस्केलिंग करना होता है। रीस्केलिंग का मतलब डेटा को एक ग्रुप में या डेटा को एक पैटर्न में अरेंज करना होता है। रीस्केलिंग ऑफ डेटा allows scaling all the data values to lie within a specified minimum and maximum value। तो जब आप रीस्केलिंग करते हैं ना, तो डेटा को क्या किया जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के रेंज में एडजस्ट कर दिया जाता है। हो सकता है मिनिमम 0 हो, मैक्सिमम 1 हो सकता हो मिनिमम 90 हो, मैक्सिमम 1000 हो। तो एक रेंज दे दिया जाता है कि भैया इसके और इस नंबर के बीच में डेटा है। डेटा रीस्केलिंग इज डन प्रायर टू डेटा एनालिसिस। डेटा रीस्केलिंग को हम लोग कब करते हैं, तो डेटा एनालिसिस से पहले करते हैं। इन मेनी केसेस सच एज, कहाँ कहाँ करते हैं, इन एल्गोरिदम्स, वैसे एल्गोरिदम्स में दैट वेट इनपुट्स लाइक रिग्रेशन, जहाँ रिग्रेशन होता हो, न्यूरल नेटवर्क्स। रिग्रेशन क्या होता है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो मैं बता रहा था स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का, तो उसी का ये एग्जांपल है रिग्रेशन। जैसे ग्राफ से समझिएगा, रिग्रेशन का मतलब होता है कि जब आप डेटा इनपुट देते हैं ना, तो मशीन उससे सीखता है और आगे बढ़ता है। तो रिग्रेशन में डेटा का इस्तेमाल करके एक मशीन फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है। रिग्रेशन जो है वो मशीन के किस दौर में आता है, तो मशीन के मशीन लर्निंग फेज में आता है, मशीन लर्निंग फेज में आता है। ठीक है, चलिए आपको हम 2 मिनट टाइम लेके बता ही देते हैं कि ये मशीन लर्निंग फेजेस क्या होते हैं, कैसे यूज होता है। यहाँ बता देते हैं, यहाँ पे स्पेस है, हमारे पास जगह है। देखिए होता क्या है ना, कि मान लीजिए ये एआई है, तो एआई का एक पार्ट होता है बेटा एमएल, मशीन लर्निंग, और इसी का एक पार्ट होता है डीएल, डीप लर्निंग। तो इसका मतलब आप जानते हैं, एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माफी चाहते हैं गलती लिख दी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर एमएल की बात करें तो एमएल का मतलब होता है मशीन लर्निंग। तीसरा हमारे पास होता है डीएल, डीएल का मतलब क्या होता है, डीप लर्निंग। जब मशीन लर्निंग की बात आती है तो एआई तो आप जानते हैं, इट्स ऑल अबाउट कोड्स, कोड्स लिखते हैं हम लोग, कोडिंग करते हैं। कैसे करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके करते हैं। अब जब मशीन लैंग्वेज की बात करें तो मशीन को सिखाने का 2 तरीका है, पहला है लर्निंग बेस्ड अप्रोच जैसे मैंने बताया, और दूसरा है रूल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, अब लर्निंग बेस्ड अप्रोच को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, रूल को भी कर सकते हैं, वो अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग में क्या होता है, हमें एक ऐसा मशीन बनाना है जो एक्सपीरियंस से तो सीखे ही सीखे, यानी जो आप कोड्स दिए हैं उससे भी सीखेगा,
उस कोड के आधार पे एक्सपीरियंस भी गेन करेगा, और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करेगा, यानी उसके अंदर ह्यूमन ब्रेन वाली कैपेसिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए डीएल का दो कॉन्सेप्ट यूज होता है। पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ANN, और दूसरा होता है CNN। ये एन है, ठीक है, एम नहीं है, थोड़ा मेरा एन लिखने का तरीका गड़बड़ है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ANN क्या हो गया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और अगर हम लोग CNN की बात करें तो इसका मतलब होता है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ANN में क्या होता है ना भाई, ANN में एक मशीन जो होता है वो सीखता है। ठीक है, कैसे? जैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम काम करता है वैसे सीखता है, यानी वो अपने आसपास से चीजों को एनालिसिस करता है, और एनालिसिस करने के बाद वो आगे बढ़ता है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि यहाँ पे जो इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, उनका एनालिसिस करके एक मशीन सीखता है। तो जब एक मशीन इमेज वीडियोस का एनालिसिस करके आगे बढ़े तो वो किसके अंदर आता है? डीप लर्निंग के कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में। और जब वो ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल करके आगे बढ़े तो वो आता है मशीन लर्निंग के ANN में, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो उसी न्यूरल नेटवर्क की बात होती है। तो न्यूरल नेटवर्क में भी किसका इस्तेमाल होता है? डेटा स्केलिंग का। इन ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिदम्स यूज्ड इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मैंने बताया, मशीन लर्निंग में जो एल्गोरिदम्स होते हैं यूज, उनके में भी किया जाता है। इन एल्गोरिदम्स दैट यूज डिस्टेंस मेजर्स, जो दूर के डिस्टेंस नापने वाले होते हैं या डिस्टेंस का एनालिसिस करने वाले होते हैं, जैसे डिस्टेंस एनालिसिस करने के लिए होता है के नियरेस्ट नेबर्स, ये एक एल्गो है। तो इन सारे जगहों पे रीस्केलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। प्लीज अगर आपको असुविधा है तो आप हमें जरूर बताइए, हम आपके फीडबैक्स के लिए ओपन हैं। आगे चलते हैं। नॉर्मलाइजिंग डेटा। नॉर्मलाइजिंग डेटा क्या होता है? तो नॉर्मलाइजिंग रीस्केल्स द डेटा इन सच अ वे दैट ईच रो ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू अ लेंथ ऑफ 1। ठीक है, इसमें क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग में हर डेटा का जो रो है ऑब्जर्वेशन के बाद उसको इक्वल कर दिया जाता है। वो इक्वल लेंथ क्या है? 1 है। यानी मान लिया गया है कि भैया एक पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर देंगे। तो जब डेटा को एक पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज करते हैं तो वहां पे जो ये यूनिट आया है, जैसे हमने मान लिया कि उसका लेंथ क्या होगा? 1 होगा। तो ये 1 क्या है? इसको कहते हैं यूनिट नॉर्म। यूनिट नॉर्म कहां से लिया गया है? एक लीनियर अलजेब्रा का टर्म है। नेक्स्ट कहता है डेटा नॉर्मलाइजेशन इज डन प्रायर टू डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस से पहले डेटा नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इन मेनी केसेस सच एज फॉर स्पेस डेटा हैविंग लॉट्स ऑफ जीरोस और फॉर एट्रीब्यूट्स हैविंग हाई वेयरिंग रेंजेस ऑफ डेटा वैल्यूज। कब यूज करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं तब जब एक डेटा के पास या एक डेटा के कलेक्शन में बहुत सारे जीरो हों, या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंट रेंजेस हों। तो जब बहुत सारा जीरो आ जाए या बहुत सारे डिफरेंट रेंजेस आ जाएं तो उन सारे केसेस में हम लोग नॉर्मलाइजिंग डेटा यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बाइनराइजिंग डेटा। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा टू आइदर 0 और 1 बेस्ड ऑन अ थ्रेशोल्ड वैल्यू। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू, एक अपर वैल्यू के आधार पे हम लोग जब डेटा को 0 एंड 1 में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को कहते हैं बाइनराइजिंग डेटा। ऑल द डेटा वैल्यूज above the threshold value are marked 1। अगर एक हम लोग लिमिट रख दे, मान लीजिए 100 से ऊपर चला गया तो हम लोग क्या कर देंगे? 1 रख देंगे। ठीक है, और 100 से नीचे रहा तो क्या हो गया? 0। तो वही ये कहता है ऑल द डेटा वैल्यूज अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो थ्रेशोल्ड क्या हो गया? ये हमारा लिमिट है। तो लिमिट से ऊपर चला गया तो 1, वेयर एज ऑल द डेटा वैल्यूज इक्वल टू और बिलो द थ्रेशोल्ड वैल्यू आर मार्क्ड एज 0। लेकिन अगर उस थ्रेशोल्ड से कम होगा तो क्या करेंगे? 0। अगर 100 रह जाएगा तो भी क्या होगा? 0। 100 से ऊपर चला गया तो 1, यानी थ्रेशोल्ड से ऊपर गया तो 1, थ्रेशोल्ड पे रह गया या थ्रेशोल्ड से नीचे रह गया तो क्या यूज करेंगे? 0।
नेक्स्ट कहता है डेटा बाइनराइजिंग इज डन प्रायर टू डेटा एनालिसिस। इसका भी कब, डेटा बाइनराइजिंग भी कब करते हैं, तो डेटा एनालिसिस से पहले करते हैं। In many cases, such as dealing with crisp value for handling of probabilities and adding new meaningful features in the data set। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं अगर हमें डेटा सेट में कुछ और वैल्यूज ऐड करने हैं तब, या कुछ प्रोबेबिलिटी कंट्रोल करना है या प्रोबेबिलिटी वाला वैल्यू फाइंड करना है तब करते हैं। डेटा सेट क्या होता है, ठीक है, डेटा सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, collection of data as per a defined rule। collection of data as per a defined rule is known as data set। data set बेटा दो तरीके का होता है। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग डेटा, और दूसरा जो हमारे पास है उसको हम लोग कहते हैं टेस्टिंग डेटा। अब आपके मन में चल रहा होगा ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, दूसरा चल रहा होगा टेस्टिंग डेटा क्या होता है। तो जब हम एक मशीन बनाते हैं तो वहां पर कुछ कोड्स लिखते हैं ना, तो उन्हीं कोड्स को जब हम देते हैं तो वो इनिशियल कोड्स होते हैं मशीन के लिए, ठीक है, जिससे मशीन सीखेगा, काम करेगा, उसी को हम कहते हैं कि वो ट्रेनिंग डेटा है। अब आप जो डेटा दिए वो क्या हो गया, इनिशियल डेटा था और वो कहलाएगा ट्रेनिंग डेटा। लेकिन उससे मशीन कितना सीख पाया, जब आप टेस्ट लेते हैं या एनालिसिस करते हैं कि वो कितना सीखा, तो उस एनालिसिस के लिए जो डेटा आप देते हैं उसको हम लोग कहते हैं टेस्टिंग डेटा। तो आपको याद रखना है कि डेटा सेट दो तरीके का, पहला ट्रेनिंग और दूसरा टेस्टिंग होता है। और भी कुछ कंडीशन से हम लोग चलते फिरते आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहता है स्टैंडर्डाइजेशन डेटा। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड मीन रिमूवल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन को मीन रिमूवल भी कहते हैं। ये क्या होता है, इट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब फीचर्स, having a Gaussian distribution with differing meaning and standard deviation। ये ट्रांसफॉर्म करता है वैसे फीचर्स को जिसमें क्या हो, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन हो और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज हो, ठीक है। इसको किसमें कन्वर्ट करता है, इनटू अ स्टैंडर्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। तो ये क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा इज डन प्रायर टू डेटा एनालिसिस, इसको भी हम लोग डेटा एनालिसिस से पहले करते हैं। इन मेनी केसेस सच एज इन द केस ऑफ डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो कौन से केसेस में करते हैं, कब करते हैं, तो स्टैंडर्डाइजिंग डेटा का इस्तेमाल आप बता सकते हैं, पूछा जाएगा कहाँ यूज करते हैं तो आप बता सकते हो लीनियर डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस में, लीनियर रिग्रेशन में और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो ये सारे क्या होते हैं, इन टेक्निक्स के बारे में हम लोग जानेंगे, डिटेल में जानेंगे इसी क्लासेस में, इसी सीरीज में सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेबल एनकोडिंग, ठीक है। लेबल एनकोडिंग क्या होता है, तो इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट टेक्सचुअल लेबल्स इनटू न्यूमेरिक फॉर्म इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट टू बी यूज्ड इन अ मशीन रीडेबल फॉर्म। यानी टेक्स्ट के फॉर्म में लेबल्स डेटा लेबल्स क्या होते हैं, तो हेडिंग हम लोग यूज करते हैं ना, मान लीजिए ये एक सेल बनाए तो यहाँ पे हम लिखें, यहाँ नेम लिखेंगे, यहाँ कॉलम, यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ एडमिशन नंबर लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, डेटा लेबल्स हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे जब बनाते हैं कि कौन सा डेटा यहाँ पे इकट्ठा होगा उसको हम लोग कहते हैं लेबल्स, ठीक है। तो टेक्सचुअल लेबल्स इनटू न्यूमेरिक फॉर्म, तो इन टेक्सचुअल लेबल्स को जब नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तब इसको हम लोग कहते हैं लेबल एनकोडिंग। क्यों करते हैं, ताकि मशीन इसके सीख सके, मशीन इसको सीख सके। जैसे द लेबल्स आर असाइंड अ वैल्यू ऑफ 0 to n-1, 0 से लेकर n-1 तक वैल्यू होता है। n क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलरली कैटेगरिकल फीचर। द न्यूमेरिक वैल्यूज आर रिपीटेड फॉर द सेम लेबल ऑफ दैट एट्रीब्यूट। जैसे मैंने बताया वही चीज ये भी एक्सप्लेन कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस कंसीडर द फीचर जेंडर हैविंग 2 वैल्यूज मेल एंड फीमेल। मान लीजिए एक फीचर है क्या, यहाँ पे मान लीजिए जेंडर लिखना है, ठीक है, तो जेंडर 2 है, मेल और फीमेल। अब लेबल एनकोडिंग से कैसे आप लिखेंगे, तो जो मेल होगा उसके लिए 0 लिखेंगे, फीमेल के लिए
1 लिखेंगे। तो वही ये कहता है, यूजिंग लेबल एनकोडिंग ईच जेंडर वैल्यू विल बी marked with unique numerical values starting with 0. Thus males will be marked 0, females will be marked 1. यानी जो लेबल एनकोडिंग स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है वन हॉट एनकोडिंग। इसमें क्या होता है, it refers to splitting the column which contains numerical categorical data to many columns depending on the number of categories present in that column। यानी जब कॉलम्स को हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं किसके आधार पे, कैटेगरीज के आधार पे या कॉलम कैटेगरीज के आधार पे, तो उसी को हम लोग कहते हैं वन हॉट एनकोडिंग। इसमें क्या होता है, ईच कॉलम कंटेन्स 0 और 1। हर कॉलम क्या कंटेन करेगा, या तो 0 या तो 1, कॉरस्पॉन्डिंग टू विच कॉलम इट हैज बीन प्लेस्ड। डिपेंड करता है कि उसको कहाँ पे प्लेस किया गया है। कैसे कर सकते हैं, तो लेट अस कंसीडर अ फीचर x हैज टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज a एंड b। मानिए कि एक फीचर है, उसका वैल्यू 2 है, a और b। ठीक है, एज फॉलोज x is to AAB। ठीक है, इफ वन hot encoding is applied to the above feature, the matrix that will be formed as follows। यानी मान लीजिए ये दो कंडीशंस हैं, दो वैल्यूज हैं a और b, किसके लिए, फीचर x के लिए। तो उसका मैट्रिक्स बनाइएगा तो क्या आएगा, 1 0 1 0 0 1। यानी जब मैट्रिक्स के फॉर्म में आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर दें तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन हॉट कोडिंग। आई होप आप समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं प्लीज इंस्टा व्हाट्सएप टेक्स्ट करिए, कमेंट करिए और मुझे मोटिवेट करिए सब्सक्राइब करके। आप जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमें लगे कि ठीक है हम अपने व्यूअर्स तक पहुंच पा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स हमें समझ रहे हैं, वो हमसे सेटिस्फाइड हैं। हमें बदलाव अब कुछ नहीं करना है और इससे बेहतर करना है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, टीम बढ़ा रहे हैं, टेस्ट सीरीज बढ़ा रहे हैं। आपकी इच्छा होती है तो आप हमें यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। कोई आप पे दबाव नहीं है कि डोनेशन देना है, वो आपकी इच्छा। आप चाहते हैं तो डोनेट कर सकते हैं। 1 रुपया भी डोनेट करेंगे तो हम उसके लिए आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम आभारी रहेंगे आपके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप हमसे बने रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स हैं, आप उनको फॉलो करिए, तैयारी करिए और प्लीज आगे बढ़िए। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, आपकी फैमिली आगे बढ़े। यही मेरे लिए जीवन में सबसे बेस्ट ज्वेलरी और सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म तक। तब तक बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, फीडबैक्स प्लीज दीजिए हमें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।